नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सबको अपने YouTube चैनल जाप मंत्रा पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। यह एग्रीकल्चर का दूसरा सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल या पौधे कीट परागित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स प्लांट आर नॉट इंसेक्ट पॉलिनेटेड? तो इसका पहला ऑप्शन है पपाया, पपीता। दूसरा है मस्टर्ड, सरसों। तीसरा है राइस, धान। चौथा है कॉफी, कहवा। तो इसका सही आंसर है राइस। धान क्या है? एक वायु परागित फसल है। वायु परागित को इंग्लिश में बोलते हैं एनेमोफिलस। क्या बोलते हैं? एनेमोफिलस। धान क्या है? एक वायु परागित फसल है। धान तो वायु परागित फसल है। पपीता कैसा फसल है? ये कीट परागित फसल है, कीट परागित। और मस्टर्ड क्या है? ये भी मधुमक्खियां परागण में सहायक होता है, इसके पीले आकर्षक फूलों के कारण। और कॉफी क्या है? मुख्यतः मधुमक्खियां परागण में मदद करती हैं। और थोड़ा हम धान के बारे में जान लेते हैं। धान का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? लगभग यह पता होगा सब लोगों को, ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा। धान का साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटाइवा। धान क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है धान का। और पहला कौन है? पहला है चाइना। ये लगभग सभी को पता होगा। इंडिया में सबसे अधिक धान कहाँ प्रोडक्शन होता है? ये वेस्ट बंगाल में। यहाँ 2 से 3 बार उत्पादन होता है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं कौन कौन सी है? कभी कभी ये पूछ लेता है कि धान की प्रमुख किस्म कौन सी है इनमें से। तो पहला है पूसा बासमती। कौन सी है? पूसा बासमती। दूसरा है पूसा सुगंध। ये दोनों प्रमुख किस्में हैं, पूसा सुगंध। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्डे मिश्रण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बोर्डेक्स मिक्सचर? तो पहला है कैथ मेसन, दूसरा है एम जे नरसिम्हन, तीसरा है गुरुचरण सिंह, चौथा है पीएमए मिलर डेट। तो इसका सही आंसर है पीएमए मिलर डेट। बोर्डो मिक्सचर क्या है? ये दुनिया का पहला रासायनिक कवकनाशी है। पहला बोर्डो मिक्सचर क्या है? रासायनिक कवकनाशी है। पहला लिख लीजिए, पहला रासायनिक कवकनाशी है। ये किससे मिलकर बना होता है? ये कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना से मिलकर बना होता है। कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम। बोर्डो मिक्सचर किससे मिलकर बना होता है? कॉपर सल्फेट और स्लेक्ट लाइम। तो बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अल्फांसो आम की किस्म प्रमुखतया किस राज्य में उत्पादित की जाती है? अल्फांसो वेराइटी ऑफ मैंगो इज मोस्टली ग्रोन इन विच स्टेट? तो पहला ऑप्शन है इसका पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अल्फांसो आम की प्रमुख किस्म पाई जाती है। अब अल्फांसो आम को जो है आमों का राजा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ मैंगो। अब थोड़ा हम इसके किस्मों के बारे में जान लेते हैं कि इनकी वैरायटी किस किस राज्य में पाई जाती है। जैसे सबसे फेमस है दशहरी। दशहरी पाई जाती है अपने यूपी में सबसे अधिक। और दूसरा है अल्फांसो, अभी आपने पढ़ा महाराष्ट्र में। मुख्यतः कहाँ? ये कोंकण क्षेत्रों में पाई जाती है। अब तीसरा फेमस है केसर। केसर आम गुजरात में। और लंगड़ा आम लगभग सभी लोग जानते होंगे। लंगड़ा जो है यूपी और बिहार में पाया जाता है। लंगड़ा आम यूपी बिहार। एक है फेमस है तोतापरी। तोतापरी याद करना आसान है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और एक फेमस और दो फेमस है, एक आम्रपाली। आम्रपाली उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आम्रपाली यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में ये आम्रपाली। और नीलम भी फेमस है। नीलम कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में लिख सकते हैं, दक्षिण भारत में पाया जाता है नीलम। तो चलिए बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लेटराइट सॉइल हैज ए हाई कंटेंट ऑफ। पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है लाइम, चौथा है ह्यूमस। तो इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। लेटराइट मिट्टी लाल या ईंट जैसी दिखती है क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें रबड़ और काफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है। रबड़ और कॉफी। यह क्या है, मिट्टी गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टियों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं कि मिट्टी के प्रकार और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और वहाँ कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगती हैं और उनका क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। तो पहला स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है जलोढ़ मिट्टी। नाम से ही समझ में आ रहा है, जलोढ़ मिट्टी मतलब जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। तो इस पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के मैदान। इसमें क्या है, पंजाब, यूपी और बिहार, बंगाल के क्षेत्र हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, चावल, गेहूं, गन्ना, लगभग 43% पाया जाता है। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, कपास, सोयाबीन और बाजरा उगाई जाती हैं। लगभग 15% क्षेत्रफल में पाया जाता है। और तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इसमें जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, मूंगफली, दालें, मोटे अनाज, लगभग 18%। लैटराइट मिट्टी क्या है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पठारी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, चाय, रबड़, कॉफी, काजू ये सब उगाई जाती हैं। और मरुस्थली मिट्टी नाम से ही समझ में आ रहा है, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे बाजरा, जौ उगाया जाता है जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं। ये लगभग 4.5% पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी नाम से ही समझ में आ रहा है, हिमालय राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, कश्मीर में ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे फल, चाय, आलू उगाया जाता है। लगभग 8% है। दलदली मिट्टी सुंदरबन, केरल, कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे धान और नारियल उगाए जाते हैं। लगभग 2% है। और अंतिम है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पे सीमित कृषि, बहुत कम खेती होती है। लगभग 6.5% है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मूंगफली की खेती करने के लिए कौन सी संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? विच कल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट? तो पहला ऑप्शन है इसका एजोस्पिरिलम, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है माइकोरिजा, चौथा है फास्फोबैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर है राइजोबियम। मूंगफली क्या है? एक दलहनी फसल है और इसकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और क्या है, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र मुख्यतः किसमें मदद करता है? क्रॉप रोटेशन लार्जली हेल्प इन। तो पहला कह रहा है एलिमिनेटिंग पैरासाइट, मतलब परजीवियों को नष्ट करना। दूसरा है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की उर्वरता सुधारना। तीसरा है प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, पौधों के उत्पाद बढ़ाना। चौथा है रिड्यूसिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का उपयोग घटाना। इसका सही आंसर है मिट्टी की उर्वरता, मतलब इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। फसल चक्र का अर्थ है कि विभिन्न फसलों को क्रमवार एक ही भूमि पर बोना। इससे क्या होता है, मिट्टी के पोषक तत्वों की विविधता बनी रहती है और विशेष तत्व की कमी नहीं होती है। इसके जो प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? परजीवी और रोगजनकों की रोकथाम होती है, कीटनाशकों का प्रयोग घटता है और पौधों के उत्पादों में विविधता आती है। ठीक है, फसल चक्र इसीलिए किया जाता है खेतों में। इससे क्या होती है,
इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उर्वरता सुधारना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा उर्वरता को प्राकृतिक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व नहीं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी। पहला ऑप्शन है सॉइल एज मतलब मिट्टी की उम्र, दूसरा कह रहा है एयर वायु, तीसरा है पेरेंट मटेरियल मतलब मूल पदार्थ, चौथा है टोपोग्राफी। तो इसका सही आंसर है एयर। एयर क्या है कि इसका प्राकृतिक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। मृदा की उर्वरता उसके पोषक तत्वों की उपस्थिति, बनावट और जल धारण क्षमता पर निर्भर करता है। वायु क्या है, ये मृदा का बाहरी कारक है, सीधा उसकी उर्वरता निर्धारित नहीं करता है। लेकिन सॉइल एज क्या है, सॉइल एज क्या है, ये एज होती है मिट्टी की, जिसमें जैसे पुरानी मिट्टी है तो हो सकता है उसमें पोषक तत्व अधिक हो सकता है उसमें कम हो। और ये पेरेंट मटेरियल की बात कर रहा है। पेरेंट मटेरियल जो है इससे क्या है, मृदा का रासायनिक संरचना तय होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है। और ये स्थला आकृति जिसको टोपोग्राफी बोलते हैं, इससे क्या है कि स्थल की आकृति मतलब उसके जल निकासी और क्षरण प्रभावित करता है। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है खाद्य संग्रहण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कवक कौन सा है। मेजर फंगी अफेक्टिंग फूड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर। तो इसका पहला ऑप्शन है म्यूकर, दूसरा है कैंडिडा, तीसरा है अल्टरनेरिया, चौथा है एस्परजिलस। तो इसका सही आंसर है एस्परजिलस। मतलब क्या है, एस्परजिलस क्या है, एक प्रकार का कवक है जो अनाज के भंडारण के दौरान क्या है उच्च तापमान और नमी की स्थिति में तेजी से पनपता है। यह क्या है, माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करता है जो मानव और पशुओं के लिए हानिकारक होता है। तो भंडारण में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कवक है एस्परजिलस। तो बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं। सॉइल कैरिड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है कोलुवियल जिसे मिसरोड बोलते हैं, दूसरा है एलुवियल जिसे जलोढ़ बोलते हैं, तीसरा है एओलिन जिसे वातोड़ बोलते हैं, और चौथा है ग्लेशियल जिसे हिमोड़ बोलते हैं। इसका तो सही उत्तर कौन सा है, जलोढ़। ये एकदम आसान है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, नदियों द्वारा पहाड़ों से लाई जाती है और मैदानों में जम जाती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें क्या है, पोटेशियम, फास्फोरस, चूना आदि की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, NPK और चूना इनकी अच्छी मात्रा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कलुवियल मिट्टी, मिसरोड़ मिट्टी क्या होती है, ढलान से नीचे खिसकने वाली मिट्टी। जैसे ढलान है, स्लोप बना हुआ है तो नीचे खिसक जा रही है मिट्टी, तो उसको कलुवियल मिट्टी बोलते हैं। और एओलिन, एओलिन क्या है, हवा द्वारा लाई गई मिट्टी। जैसे रेगिस्तानी मिट्टी क्या है, एओलिन मिट्टी है। और चौथा है ग्लेशियल। ग्लेशियल क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लेशियरों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति किससे संबंधित है। राउंड रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ फिश मछली, दूसरा है बायोफ्यूल जैव ईंधन, तीसरा है पोटैटो आलू, चौथा है ऑयल सीड्स तिलहन। तो इसका सही आंसर है आलू। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। भारत में उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न क्रांतियां नॉमेनक्लेचर दिया गया। और क्या है, राउंड रिवोल्यूशन क्या है, इसके आलू से संबंधित है। थोड़ा हम क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं। क्रांति के नाम और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मतलब किस उत्पाद से संबंधित है, और कुछ जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है, गेहूं चावल उत्पादन के लिए ये संबंधित व्यक्ति कौन है, MS स्वामीनाथन। दूसरा है श्वेत क्रांति, इसका जो है किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। इसके जो जनक हैं क्या हैं, संबंधित व्यक्ति वर्गीस कुरियन। तीसरा है नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे, मछली उत्पादन से संबंधित है। और ये चौथा क्या है, पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और यह है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति क्या है, फल शहद बागवानी से संबंधित है। भूरी क्रांति क्या है, चमड़ा मिट्टी सुधार से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस टमाटर उत्पादन से। चांदी क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम और खाद्य तेल से।
इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये इंद्रधनुष क्रांति है। ये क्या है? एक संयुक्त पहल है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन द्रव्य को शीतित अवस्था में सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? मतलब प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म इज फ्रोजन स्टेट इज। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? क्रायो प्रिजर्वेशन, हिम सुरक्षण। दूसरा है इन सिट्यू प्रिजर्वेशन, स्वस्थानिक संरक्षण। तीसरा कह रहा है कोल्ड स्टोरेज, मतलब शीतगृह। चौथा कह रहा है वर्नलाइजेशन, मतलब वसंतीकरण। तो इसका सही आंसर है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? एक ऐसी विधि है जिसमें बीज, अंडाणु, पराग आदि को किसमें? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनका जो है दीर्घकालिक संरक्षण किया जा सके। अब इन सिट्यू प्रिजर्वेशन हम जान लेते हैं। इन सिट्यू संरक्षण का मतलब है कि प्रजातियों की उसी प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना जहां वे मूल रूप से पाई जाती हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब। और कोल्ड स्टोरेज सबको पता होगा, ये क्या है? अल्पकालिक भंडारण के लिए होता है। और वर्नलाइजेशन क्या है? पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने की प्रक्रिया। ये हो गया 11वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फल उत्पाद के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह अनिवार्य है? विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी मार्क फॉर फ्रूट प्रोडक्ट इन इंडिया? पहला ऑप्शन एफपीओ, दूसरा आईएसआई, तीसरा है रुग मार्क, चौथा है एग मार्क। तो इसका सही आंसर है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। एफपीओ क्या मार्क भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, खासकर फलों और सब्जियों पर आधारित उत्पादों के लिए। यह क्या करता है? यह उत्पाद की गुणवत्ता और स्वच्छता की गारंटी लेता है। अब जान लेते हैं आईएसआई। आईएसआई क्या है? औद्योगिक उत्पादों के लिए होता है। किसके लिए? औद्योगिक उत्पादों के लिए। औद्योगिक उत्पाद के लिए मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और यह है रुग मार्क। रुग मार्क क्या है? कालीन उद्योग के लिए। और एग मार्क क्या है? सबको पता होगा, कृषि उपज फसल, जैसे मसाले, अनाज आदि के लिए। कृषि उपज फसल। मतलब फ्रूट नहीं है इसमें, इसमें क्या है? मसाले, अनाज। तो ये हो गया कंप्लीट 12वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाने वाली कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? विच डिस्क्राइब्स अ सिस्टम वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। कह रहा है एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाने वाली कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है स्थानांतरण खेती। दूसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मतलब वृक्षारोपण कृषि। तीसरा है हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी। चौथा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब गहन कृषि। तो इसका सही आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें बड़े पैमाने पर व्यवसायिक उद्देश्य से एक ही प्रकार की नकदी फसल की खेती की जाती है। थोड़ा हम ऑप्शनों के बारे में जान लेते हैं। ये शिफ्टिंग खेती क्या होती है? शिफ्टिंग खेती नाम से ही समझ में आ रहा है, शिफ्ट होना, झूम खेती जैसे पारंपरिक तरीके। और हॉर्टिकल्चर पता ही है, फलों, सब्जियों और फूलों की खेती। गहन कृषि क्या है? सीमित भूमि में अधिक उत्पादन हेतु तकनीकें। तो ये हो गया 13वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा हम खेतियों के बारे में जान लेते हैं, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे एक अस्थाई कृषि है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है? किसान स्वयं के उपयोग के लिए फसल उगाता है। ये भारत में सबसे ज्यादा होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसे व्यावसायिक खेती क्या है? लाभ कमाने के लिए बड़े पैमानों पर फसल उत्पादन किया जाता है। और यह है स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक स्थान पर खेती के बाद भूमि छोड़कर दूसरी जगह जाया जाता है, जैसे झूम खेती इत्यादि वगैरह। स्थानिक खेती क्या है? मतलब टेरेस फार्मिंग क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों पर की जाने वाली कृषि। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? एक ही प्रकार की नकदी फसल जैसे चाय, कॉफी, रबर आदि के बड़े पैमाने पर उत्पादन, ठीक है।
और मिश्रित खेती क्या है? फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ करना। कृषि वानिकी क्या है? कृषि और वानिकी को मिलाकर खेती करना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मिश्रित खेती क्या है? फसल उत्पादन और पशुपालन को साथ साथ करना। कृषि वानिकी क्या है? कृषि और वानिकी मतलब पेड़ पौधों को मिलाकर खेती करना। जैविक कृषि नाम से ही समझ में आ रहा है, बिना रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्राकृतिक तरीकों से खेती करना। और ये क्या है? सूक्ष्म सिंचित कृषि मतलब ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग, पौधों की जड़ों में सीधे पानी देने की तकनीकी, जल की बचत के लिए। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती। इस 14वां क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कौन सा खनिज तत्व शामिल है? विच मिनरल एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है जिंक। तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम आयन गाढ़ कोशिकाओं में एकत्रित होकर जल के प्रवाह बढ़ाते हैं, जिसे स्टोमेटा खुलता है। ये देखिए स्टोमेटा ये खुल जाता है। जब पोटेशियम कोशिकाओं से बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। और जान लेते हैं स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा क्या है? पौधों की पत्तियों और हरे तनों की सतह पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका क्या है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान और जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। फास्फोरस का काम क्या है? फास्फोरस क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक होता है। किसमें? ऊर्जा स्थानांतरण में। ऊर्जा स्थानांतरण में। और नाइट्रोजन क्या है? क्लोरोफिल निर्माण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल निर्माण में। और जिंक किसमें सहायक होता है? एंजाइम क्रियाओं में सहायक होता है। किसमें? एंजाइम क्रियाओं में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म लंबे समय तक ताजा क्यों रहती है? फ्लेवर सावर वैरायटी ऑफ टोमेटो रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्ग बिकॉज हैज लिटिल पॉलीगैलेक्टोनोज, हैज अबुडेंट पॉलीगैलेक्टोनोज, हैज जेने फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब प्रतिजैवी प्रतिरोध चिन्ह, चौथा है लैक एमाइलेज, अमाइलेज की कमी। तो इसका सही आंसर है हैज लिटिल पॉलीगैलेक्टोनोज मतलब कम पॉलीगैलेक्टोनोज। पॉलीगैलेक्टोनोज क्या है? एक एंजाइम है। क्या है ये? एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? जो फल पकने पर कोशिका भित्तियों को तोड़ता है, जिससे वह नरम हो जाता है। फ्लेवर सेवर में टमाटर में इस एंजाइम का उत्पादन द्वारा जीन द्वारा कम किया जाता है, जिससे क्या है? अधिक समय तक सख्त और ताजा रहता है। अधिक अगर रहेगा ये पॉलीगैलेक्टोनोज तो क्या करेगा? फल जल्दी खराब हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि आम मुख्य रूप से किस विधि से उपजाया जाता है? मैंगो इज प्रोपगेटेड मेनली थ्रो। पहला क्या है? रूट कटिंग, जड़ कतरन, दूसरा है विनियर ग्राफ्टिंग, तीसरा है इन आर्किंग मतलब निरोपण, चौथा क्या है? स्टोन ग्राफ्टिंग। तो इसका सही आंसर है विनियर ग्राफ्टिंग। आम किससे उगाया जाता है? विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग आम के लिए सामान्य विधि है। इसमें क्या होता है? एक अंकुरित तने पर स्वस्थ किस्म की शाखा को तोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है। हम थोड़ा बोने की विधियों के बारे में जान लेते हैं। पहला विधि है बीजारोपण विधि, जिसे बोलते हैं सोविंग। तो क्या है? बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है बीजारोपण विधि। और दूसरा है पौधरोपण विधि मतलब ट्रांसप्लांटिंग, मतलब पौधों को पहले नर्सरी में उगाकर फिर बाद में खेत में लगाया जाता है, जैसे चावल। तीसरा है सीधी बुआई विधि, मतलब बीजों को खेत में सीधे मशीन या हाथ से बोया जाता है। यह है ड्रिलिंग विधि। ड्रिलिंग विधि नाम से ही समझ में आ रहा है बीजों को कतारों में बोया जाता है, विशेषकर गेहूं व जौ से, मतलब ड्रिल करके। ड्रिलिंग मतलब थोड़ा अंदर जाके। और छिड़काव विधि क्या है? बीजों को खेत में हाथ से फैला दिया जाता है, पुरानी लेकिन सरल विधि है। और कूड़ विधि मतलब डिबलिंग। डिबलिंग विधि क्या है? बीजों को निश्चित दूरी पर गड्ढों में डालकर बोया जाता है, जैसे कपास, मक्का। नमी संरक्षण विधि क्या है? मॉइस्चर कंजर्वेशन विधि क्या है? सूखे क्षेत्रों में मिट्टी को नमी को बनाए रखते हुए फसल बोना। पुनर्वनस्पति विधि क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? बीज की जगह तना, कंद, जड़ का प्रयोग करके फसल उगाई जाती है, जैसे गन्ना, आलू।
ये है क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि गन्ना कौन सी विधि से उगाया जाता है, तो कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और हाइड्रोपोनिक विधि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, बिना मिट्टी के पोषक घोल के फसल उगाना। और क्या है, एरोपोनिक विधि कौन सी है, पौधों की जड़ों को हवा में पोषक तत्वों की फुहार से सींचना। तो ये होगा कंप्लीट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, खरीफ फसलें किस समय बोई जाती हैं। तो सोविंग टाइम ऑफ खरीफ क्रॉप, तो पहला ऑप्शन है अप्रैल मई, दूसरा है जून जुलाई, तीसरा है नवंबर दिसंबर, चौथा है अक्टूबर नवंबर। तो इसका सही आंसर है जून जुलाई। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, मतलब बारिश सीजन में। पिछली क्लास में मैंने बताया था, फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि फसल कौन कौन से, रबी खरीफ जायद में कब बुआई का समय, कटाई का समय क्या होता है, उसकी प्रमुख फसलें। तो रबी फसल क्या है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मतलब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तब बोया जाता है, और गर्मी स्टार्ट होने से होता है तो काट लिया जाता है। इसमें क्या है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर इत्यादि। और खरीफ फसल क्या है, जून जुलाई मतलब बारिश के सीजन में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, मतलब ठंडी की स्टार्टिंग में। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास होते हैं। जायद फसल के इन दोनों फसलों के बीच में, मतलब मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, कद्दू, लौकी इत्यादि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा है 26 नवंबर, तीसरा है 5 जून, चौथा है 21 मार्च। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन का इसी दिन जन्म हुआ था, किसका, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इन्होंने क्या, ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। 16 सितंबर को पता है क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं ये 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कटे हुए फूलों का सबसे बड़ा बाजार किस देश में है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर कट फ्लावर, पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है जापान। तो इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा कटे हुए फूलों का आयातक और उपभोक्ता देश है। यहाँ फूलों का जो है मांग मुख्य रूप से वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, शादियों आयोजनों में बहुत अधिक होता है। तो कटे हुए फूलों का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन कह रहा है सेब का फल किस प्रकार का होता है। एन एप्पल फ्रूट इज, तो पहला कह रहा है ड्रूप अस्टिल, दूसरा कह रहा है कैप्सूल संपुट, तीसरा कह रहा है बेरी सरल फल, और चौथा कह रहा है पोम। तो इसका सही आंसर है पोम। सेब क्या है, झूठा फल है। सेब को क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट। क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट। इसमें क्या है, फूल, इस फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, फूल का जो थैलीदार भाग होता है वो भी खाने योग्य होता है। ऐसे फलों को पोम कहा जाता है। इसीलिए सेब किस प्रकार का फल होता है, पोम। अब अस्टिल जान लेते हैं। अस्टिल, ड्रूप में कौन कौन से होते हैं, आम होते हैं, बेर होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। ये नारियल होते हैं। ड्रूप जो है आम, बेर, नारियल किस प्रकार का होता है, ड्रूप होता है, अस्टिल होता है। और कैप्सूल में कौन कौन से होते हैं, कपास, अफीम जैसे पौधों में। और सरल फल कौन कौन से हैं, अंगूर, टमाटर, केला। अंगूर, टमाटर, केला। तो ये सेट 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेट में।